नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अध्याय 2। तो अध्याय 2 में हम लोग सभी बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं और आज हम लोग यहाँ पर प्रश्न उत्तर को चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न उत्तर। यहाँ देखिए, पृष्ठ क्रमांक है आपका 11 और यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है अध्याय 2 का, कुछ रेशे संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको इस अध्याय के पहले पृष्ठ पे मिल जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, आपने देखा कि कुछ वस्तुएं प्राकृतिक रेशों तथा कृत्रिम रेशों से बनती हैं। यहाँ पे लिखा है, कृत्रिम रेशे मनुष्य द्वारा विभिन्न रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें कृत्रिम संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे कहते हैं। तो ये पेज नंबर 11 के पहले प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। रसोई घर में काम करते समय संश्लेषित रेशों से बने कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, संश्लेषित रेशों के गुणधर्म यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। आपने प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशों को जलाकर देखने वाला क्रियाकलाप जरूर देखा होगा। कृत्रिम रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। यहाँ से आप लिख सकते हैं, कृत्रिम रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। इनका एक हानिकारक गुण है, यदि इन कपड़ों में आग लग जाती है तो पिघलकर पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाते हैं। इसलिए रसोई घर में काम करते समय हमें कृत्रिम रेशों से बने कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आप प्रश्न नंबर 2 का उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 3। छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर बहुलक बनाती हैं, इसका उदाहरण समझाइए। तो छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर बहुलक बनाती हैं, इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं यहाँ पर पॉलीएस्टर। ठीक है, छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर बहुलक बनाती हैं, इसका एक अच्छा उदाहरण पॉलीएस्टर है। पॉलीएस्टर क्या है? एस्टर का बहुलक है। वास्तव में एक रासायनिक एस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है, अर्थात पॉलीएस्टर एस्टर का एक बहुलक है। ठीक है, तो ये उत्तर जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में। यहाँ पर देखिए, सीधे पेज नंबर आपका आ गया 14। पेज नंबर 14 पे देखिए, इनके उत्तर दीजिए। यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक एवं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर लिखिए। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या क्या अंतर है, हम लोग इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। थर्मोप्लास्टिक किस प्लास्टिक को कहते हैं? जो गर्म करने पर विकृत हो जाती है। ठीक है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं? जो गर्म करने पर विकृत नहीं होती है। यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए लिखा है, आपने देखा कि कुछ वस्तुएं गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाती हैं। ठीक है, यहाँ ऐसी प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक कहलाती है। इसका उदाहरण है पॉलीथीन, पीवीसी। ठीक है, और कुछ वस्तुएं ऐसे प्लास्टिक की बनी होती हैं जो एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो गर्म करके नर्म नहीं किया जा सकता। ठीक, तो यहाँ से आपका आंसर शुरू होगा। ये प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती है। उदाहरण बेकेलाइट। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? एक बार गर्म करने के पश्चात उसको पुनः गर्म करके विकृत नहीं किया जा सकता, सांचे में नहीं ढाला जा सकता। जबकि थर्मोप्लास्टिक को क्या किया जा सकता है? बार बार गर्म करके उसको विकृत करके अलग अलग सांचों में ढाला जा सकता है। मतलब वो ऊष्मा को प्राप्त करके क्या हो जाती है? बार बार पिघल सकती है। ठीक है, और थर्मोप्लास्टिक का प्रयोग किस में किया जाता है? खिलौने, कंघे, बर्तन आदि बनाने में किया जाता है, किंतु विद्युत उपकरणों में इसका प्रयोग नहीं होता। ये भी यहाँ पर आप उत्तर में लिखेंगे, है ना, कि थर्मोप्लास्टिक का प्रयोग विद्युत उपकरण या ऊष्मा सह पदार्थों के निर्माण में नहीं किया जाता है। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऊष्मा सह पदार्थों के उपयोग में किया जाता है। जैसे इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन, जो ऊष्मा और विद्युत के उचालक
होते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, ऊष्मा प्राप्त करके पिघलते नहीं हैं। तो इस तरीके से जो है आप प्रश्न नंबर 1 का आंसर लिख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, विद्युत प्लग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की क्यों बनाया जाता है। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या नहीं होती है, ऊष्मा या विद्युत के कारण गर्म होकर पिघलती नहीं है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि विद्युत प्राप्त करने से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विकृत नहीं होती है, या विद्युत के संपर्क में आने पर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक गर्म होकर पिघलती नहीं है। इसीलिए विद्युत के जो प्लग होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में 2 गुण होते हैं, एक तो ये ऊष्मा के कारण विकृत नहीं होती, ऊष्मा के कारण विकृत नहीं होती है, और दूसरा यह विद्युत की कुचालक होती है, विद्युत की कुचालक है। ठीक है, तो इन दोनों कारणों के कारण जो है हम लोग विद्युत प्लग किसके बनाते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, कोई 2 उदाहरण के द्वारा समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे कारण देखे थे कि प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का कारण कैसे कैसे है। आप यहाँ पे देखिए, आप जानते हैं कि दैनिक जीवन में प्लास्टिक अनेक चीज़ों, थैलियों आदि का उपयोग करते हैं। प्लास्टिक से हमारे घरों में कचरा इकट्ठा हो जाता है, जो सार्वजनिक कूड़ोदानों, नालियों, सड़कों के किनारे, मैदान में इकट्ठा होता है। अतः प्लास्टिक निस्तारण एक प्रमुख समस्या बन गई है। और साथ ही प्लास्टिक क्या है, एक अजैव निम्नीकृत पदार्थ है ना, अजैव निम्नीकृत पदार्थ है जो आसानी से नष्ट नहीं होता है, आसानी से नष्ट नहीं होता है। इसी कारण जो है यह प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। इसको खाने से जो पशु होते हैं, जो सड़क के किनारे पड़ी भोज्य सामग्री आदि को खाते हैं, वो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और प्लास्टिक को जलाने से पर्यावरण प्रदूषण होता है, भारी मात्रा में जो है धुआं निकलता है। ठीक, तो इस तरीके से आप 2-3 बिंदु यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके बारे में 2 बिंदु लिखने को कहा गया है। आगे देखिए, उचित विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, संश्लेषित रेशे हैं। अब यहाँ पे कौन सा संश्लेषित रेशा है, पौधों से प्राप्त रेशे गलत, जंतुओं से प्राप्त रेशे ये भी गलत। ये कैसे रेशे होते हैं, प्राकृतिक रेशे होते हैं। ग में देखिए, रासायनिक पदार्थों से निर्मित रेशे, ये जो है संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कंघियाँ बनाने में प्रयुक्त प्लास्टिक है। तो कंघियाँ बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऊष्मा सह पदार्थ की आवश्यकता कंघी के लिए नहीं होगी। और क ख दोनों ये भी गलत है, क ख दोनों नहीं ये भी गलत है। सही उत्तर क्या है, थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, अगला प्रश्न है, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के वस्त्र बने होते हैं। तो किसके बने होते हैं, मेलामाइन के बने होते हैं। ये कैसी प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अगला देखते हैं, कृत्रिम रेशम किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि कृत्रिम रेशम किसे कहते हैं, जो सबसे पहला कृत्रिम संश्लेषित रेशा था उसको कृत्रिम रेशम कहते हैं, किंतु यह पूर्ण संश्लेषित नहीं था। किससे निर्मित था, काष्ठ लुगदी से निर्मित था, वो था रेयान। अगला है, पीईटी एक प्रकार का क्या है। तो पीईटी जो होता है वो एक प्रकार का पॉलिएस्टर होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपके बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। अब यहाँ देखते हैं सही, अब यहाँ पर जो है सही वाक्य से मैच करके दिखाते हैं। तो ये है रेयान, रेयान कलम खाक का कौन सा वाक्य इससे मैच करेगा। पैराशूट तथा रस्सी बनाने के लिए उपयोगी नहीं है, कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं, यह वाक्य भी इसके लिए एकदम सटीक नहीं है। काष्ठ लुगदी का उपयोग कर तैयार होता है, रेयान के लिए यह एकदम सही वाक्य है। रेयान कैसे तैयार होता है, काष्ठ लुगदी का उपयोग करके। ठीक, अगला देखते हैं, नायलॉन। नायलॉन, जब पहला ही वाक्य देखिए कॉलम खा का, पैराशूट तथा रस्सी बनाने के लिए उपयोगी। नायलॉन क्या होता है, एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत रेशा है और इसका उपयोग जो है भारी काम करने के लिए, पैराशूट, रस्सी आदि जैसे प्रयोग के लिए किया जाता है। तीसरा है थर्मोप्लास्टिक, कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती, थर्मोप्लास्टिक के कपड़े नहीं बनते हैं। थर्मोप्लास्टिक ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, गलत है। थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से
मुड़ जाते हैं। ये जो है एकदम सही मैच है। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, गर्म करके आसानी से मुड़ जाते हैं। ठीक, अगला देखते हैं पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर जो होता है कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं, ये यहाँ पर मैच होगा। पॉलिएस्टर का जो कपड़ा होता है इसीलिए ज़्यादा उपयोगी माना जाता है क्योंकि यह आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। अंतिम है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसका उपयोग किस में करते हैं, विद्युत के जो प्लग होते हैं उनको बनाने के लिए करते हैं, और किस चीज़ के लिए करते हैं, जो बर्तनों के हैंडल होते हैं उनका निर्माण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न उत्तर में। यहाँ पर हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न पूरे हो गए हैं। नायलॉन निर्मित ऐसी तीन वस्तुओं के नाम लिखिए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता को दर्शाती हूँ। तो इसका आंसर एकदम सरल है। नायलॉन से क्या क्या बनाया जा सकता है, आप लिख सकते हैं। नायलॉन से पैराशूट बनाया जा सकता है। पैराशूट क्या होता है, भारी वजन का वहन करता है। नायलॉन से पर्वतारोहियों की रस्सियाँ बनाई जाती हैं। पर्वतारोही यानी जो पहाड़ों पर ट्रैकिंग करते हैं, पहाड़ों पर चढ़ने का काम करते हैं, उनकी रस्सियाँ जो है नायलॉन से बनाई जाती हैं। और नायलॉन से जो है भारी सामान उठाने के बैग भी बनाए जाते हैं। तो इस बात से पता चलता है कि भारी सामग्री उठाने के बैग बनाने के लिए, पर्वतारोहियों के लिए रस्सियाँ बनाने के लिए और पैराशूट के निर्माण में नायलॉन के रेशे का प्रयोग होता है। इससे पता चलता है कि नायलॉन रेशा एक प्रबल रेशा है। ठीक है, आगे देखते हैं। खाद्य पदार्थों को रखने के लिए पीईटी से बने पात्रों के उपयोग के कारण लिखिए। तो पीईटी से बने जो पात्र होते हैं, यहाँ देख लेते हैं पीईटी के बारे में। पीईटी से बने जो पात्र होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अक्रिय होते हैं। अक्रिय मतलब और इनके अंदर जो आप भोज्य सामग्री रखोगे वो उसके साथ में क्रिया नहीं करता है। ये देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है। इसी प्रकार पीईटी एक ऐसा पॉलिएस्टर है जिसका उपयोग बर्तन, फिल्म, तार एवं उपयोगी सामग्री बनाने में किया जाता है। कारण क्या है, क्योंकि यह जो प्लास्टिक है वो अक्रिय होता है, अपने अंदर रखी भोज्य सामग्री के साथ में क्रिया नहीं करता है। तो पीईटी से बने पात्र क्या होते हैं, भोजन सामग्री रखने के लिए ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसी अध्याय का प्रश्न नंबर 5। संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वनों के संरक्षण में सहायक है, समझाइए। तो संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वनों के संरक्षण में सहायक इसलिए है क्योंकि संश्लेषित जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो हमें कैसे प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं या जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और जीव जंतु या पेड़ पौधों को अगर हम रेशे प्राप्त करने के लिए नष्ट करते हैं तो वहाँ पर वनों को क्या होती है, हानि होती है। तो संश्लेषित रेशों का निर्माण करने से जो जंतु हैं और पौधे हैं उनकी हानि नहीं होती है, इसीलिए वह क्या है, वनों के संरक्षण में सहायक है। तो यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन आंसर इस अध्याय के बना लिए हैं। और ये देखिए यहाँ पर इन्हें भी कीजिए करके कुछ एक्सरसाइज भी आपके लिए दी है, आप लोग चाहें तो इसे घर में करके देख सकते हैं। इसको आपको फेयर कॉपी में बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्या लिखा है, भारत में अलग अलग मौसम में पहने जाने वाले कपड़ों के आधार पर सारणी बनाएं। ठीक है, तो बरसात में हम क्या पहनते हैं, आप जानते होंगे, बरसाती पहनते हैं बाहर निकलने से पहले। वो किस चीज़ से बनी है, कृत्रिम रेशे से, जंतु से या पादप से, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठंड में क्या पहनते हैं, स्वेटर, वो किस चीज़ से बने होते हैं। अगर कृत्रिम रेशे से बने होंगे तो एक्रिलिन के, और पादप या जंतु से प्राप्त रेशे से बने होंगे तो ऊन के। ठीक है, और गर्मी में कौन से वस्त्र पहनते हैं, सूती वस्त्र या रेयान पहनते हैं। रेयान जो है सूती वस्त्रों के समान जो है हल्का रेशा होता है ना। तो यहाँ पर जो है आप इसको करके देख सकते हैं। अगला जो है यहीं पर एक क्रियाकलाप दिया है। 2 लगभग 60 सेंटीमीटर सूती धागा लें, इसे दीवार पर हुक या कील से इस प्रकार बांधें कि वह स्वतंत्र रूप से लटक जाए। धागे के स्वतंत्र सिरे पर पॉलीथीन की थैली बांध दें
और बाँट या कांच की गोलियां रखें। ठीक है, यहाँ पर हम धागे की प्रबलता जो है नाप रहे हैं कि कौन सा धागा ज़्यादा वजन का वहन कर सकता है। अलग अलग प्रकार के धागे लेकर आप उसमें वजन रखिए और हम देखेंगे कि जो नायलॉन का धागा होता है वो सबसे ज़्यादा वजन का वहन कर सकेगा। ठीक है, तो ये प्रयोग भी आप लोग करके देख सकते हैं। तीसरा और दिया है, अपने घर के आसपास शाला, गांव, शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाएं। तो आपको अभियान घर के बाहर जाके नहीं चलाना है, अपने घर में ही क्या कहते हैं आप इससे संबंधित अभियान चला सकते हैं कि प्लास्टिक की चीज़ों का प्रयोग कम से कम करें। ठीक है, तो आज के कक्षा में बस इतना ही। और अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।